हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारी स्टैटिकल फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास। बीएससी पार्ट सेकेंड। स्टैटिकल फिजिक्स यूनिट थर्ड कंप्लीट हो जाएगी यार। यूनिट थर्ड बस एक लास्ट टॉपिक हमारा रह रहा है, उसके बाद में हमारी यूनिट थर्ड कंप्लीट। ठीक है, कल से हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी लास्ट यूनिट होगी, यूनिट नंबर 4। क्लियर है? इस यूनिट में जो भी चीज़ें हमने पढ़ी, यहाँ पे थोड़ा नेम लिखा हुआ आपको दिख नहीं रहा होगा, शायद हेड का फोकस पड़ रहा होगा, इस वजह से मैंने यहाँ ओनली सब्जेक्ट का नाम ही लिखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नीचे देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हाँ, तो इसमें हमने कल क्या देखा था? कल हमने पढ़ा था कि कोई भी जो ठोस होते हैं उनकी विशिष्ट ऊष्मा के लिए हमने डिबाई का मॉडल देखा। ठीक है, डिबाई का मॉडल देखने के साथ साथ हमने क्या देखा, कल आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मॉडल्स पढ़ रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमने देखा आइंस्टीन का मॉडल। तो एक तो हमें ये पता चला कि आइंस्टीन के मॉडल की क्या क्या तो कमियां रही हैं और डिबाई ने उन कमियों को कैसे दूर किया। ठीक है, तो डिबाई ने अपने कलर मॉडल दिया। पहले कल हमने फिर से आइंस्टीन मॉडल को हमने शॉर्ट फॉर्म में एक तरीके से पढ़ा, मेन मेन चीज़ें उसकी देखी आइंस्टीन मॉडल की। फिर हमने देखा कि उसमें कमी क्या रही, तो एक ग्राफ के द्वारा हमने कमी देखी, उसकी कमियां हमने लिख ली। फिर हमने देखा कि डिबाई मॉडल ने क्या किया, आइंस्टीन मॉडल की कमियों को दूर करने का प्रयास किया। उसके लिए डिबाई ने अपना मॉडल दिया और डिबाई के मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमें रिजल्ट मिला, जहाँ हमें CV क्या मिला था, प्रोपोर्शनल टू T³ मिला था। और यही रिजल्ट एक्सपेरिमेंटली भी हमें मिलता है, प्रयोगों के द्वारा भी हमें यही रिजल्ट मिलते हैं जो कि सही प्रूफ हुआ था। ठीक है, तो ये था हमारा डिबाई मॉडल। तो या तो डिबाई के नाम से भी पूछा जा सकता है आपसे कि डिबाई के मॉडल को एक्सप्लेन करके बताओ, विस्तार से समझाओ उसके रिजल्ट वगैरह। तो या फिर डायरेक्ट ऐसे मिल सकता है कि ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा, तो वहाँ आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ये आइंस्टीन का एक शॉर्ट में लिख दो कि आइंस्टीन के मॉडल से रिजल्ट क्या निकला, लेकिन ये रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से कंपेरेटिवली मैच नहीं कर रहा था। और ये आइंस्टीन के मॉडल की दो कमियां हमने बताई, ये दोनों कमियां थी, इनको दूर करने के लिए डिबाई ने मॉडल दिया। तो डिबाई के मॉडल को अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दो ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के लिए। क्लियर है? तो ये ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा क्लियर हो गई। अब आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम देखते हैं अनुचुंबकत्व का सिद्धांत। आप लोग अपनी हेडिंग लेंगे, अनुचुंबकत्व का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, थ्योरी लिखा हुआ है यहाँ, थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। तो देखो, वैसे आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा कि बेसिकली अगर हम बात करें चुंबक की, तो 3 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो हमारे पास होता है अनुचुंबकीय, या फिर एक होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, एक होते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। पढ़ रखे हैं आप सबने? ये क्या होता है हमारा अनुचुंबकीय, या फिर हम बोलते हैं उसको पैरामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक, या फिर लोह चुंबकीय पैरामैग्नेटिक पढ़ते हैं। ठीक है, इन तीनों के लिए दिए गए हैं। आपके सिलेबस में ओनली अनुचुंबकीय का सिद्धांत ही ओनली पूछा गया है, इसलिए हम केवल इसे पढ़ेंगे, बाकी दोनों को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अनुचुंबकत्व क्या होता है? अनुचुंबकत्व वो होता है कि जब कोई पदार्थ जो होता है वो मान लो आपका मैग्नेटिक है नहीं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टियां हो कि अगर अपन जब उसे किसी पदार्थ को अगर अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, अगर उसके ऊपर अपन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, चुंबक के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो पदार्थ हमारा क्या कहलाता है? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है, अनुचुंबकीय। अब ऐसा इसमें क्यों होता है कि आपने ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रख दिया कोई बी, ठीक है, बी की डायरेक्शन में, क्यों हुआ? तो ये उन परमाणुओं में ही पाए जाते हैं जिनमें या तो क्या हो, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हो। जैसे अपन बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं बढ़ती है, अलग अलग कक्षाएं बढ़ती है। अब अपन देखते हैं कई बार कोई एक आध इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाते हैं, ठीक है ना, तो
तो या तो एटम ऐसा हो कि जिसमें आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर हम ये बोलें कि या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी विषम नंबर में हो। विषम होने से मतलब भी तभी हमारे एक आधे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेंगे, मतलब कुछ ना कुछ लोन पेयर हो, इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर हो या सिंगल इलेक्ट्रॉन भी हो, अगर अलग हो, तो वहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार के पदार्थों में क्या होता है, फिर परमानेंट चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। चुंबकीय आघूर्ण, जैसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ते हैं वैसे चुंबकीय आघूर्ण होता है। चुंबकीय आघूर्ण इनमें पाया जाता है जो भी परमानेंट टाइप का, ठीक है, मतलब वो नष्ट नहीं होता, वो चुंबकीय आघूर्ण होता है इसमें। अब वो चुंबकीय आघूर्ण क्या करता है कि जब हम किसी पदार्थ को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी के अंदर में रख देते हैं, तो वो चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशाएं होती हैं, सारे चुंबकीय आघूर्ण क्या होते हैं, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी के डायरेक्शन में ही व्यवस्थित होना चाहते हैं। हर प्रत्येक पदार्थ का अपना चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो प्रत्येक पदार्थ ये जो लगाए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इसकी दिशा में ही खुद को संरेखित कर लेना चाहते हैं। प्रत्येक पदार्थ कुछ इस टाइप का बनना चाहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अभी जैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैंने कह दी, ये दिशा है, ठीक है, तो प्रत्येक पदार्थ जो है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन उसका चुंबकीय आघूर्ण इस दिशा में जाना चाहेगा, ठीक है, एक के पीछे एक जाना चाहेंगे। अब लेकिन ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सारे के सारे गति कर रहे हैं, इसका मतलब इन सबकी कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा होने का मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इन सबका कुछ ना कुछ ऊष्मीय विक्षोभ हम कहते हैं, ऊष्मीय विक्षोभ। ऊष्मीय विक्षोभ जिसको हम कह सकते हैं थर्मल एजुकेशन होता है। थर्मल एजुकेशन मतलब यही होता है कि प्रत्येक पदार्थ क्या होता है, कुछ ना कुछ हीट उसकी उत्पन्न होती है, जो हीट क्या होती है, पीछे वाले को कुछ अपोजिट डायरेक्शन में भेजने का काम करती है। मतलब जैसे कि एक कण है, उसका चुंबकीय आघूर्ण इस दिशा में जा रहा है, ठीक है, अगला इलेक्ट्रॉन है, उसका चुंबकीय आघूर्ण इस दिशा में जा रहा है, लेकिन अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका कुछ ना कुछ ऊष्मीय विक्षोभ होगा, वो किस पर लगेगा, इस पीछे वाले पर लगेगा। ऐसे इसका जो चुंबकीय विक्षोभ है इससे पीछे वाले पर लगेगा। मतलब कि ये तो ये जाना चाह रहे आगे की तरफ, चुंबकीय विक्षोभ थोड़ा इनको अपोजिट करने की कोशिश करेगा। चुंबकीय विक्षोभ समझ जाते हो, जैसे किसी जगह बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, तो वहाँ क्या होता है, अपने आप की जैसे थोड़ी सी हीट अपने आप जनरेट हो जाती है, थोड़ी गर्मी से हर इंसान चाहता है थोड़ा दूर दूर जैसे रहे, तो वही वाली कंडीशन यहाँ हो जाती है। इनमें इलेक्ट्रॉनों का या जो भी ये एटम्स है इनका भी क्या होता है, अपना खुद का कुछ ना कुछ ऊष्मीय विक्षोभ होता है, थर्मल एजुकेशन, जिसके कारण ये एक दूसरे को, पीछे वाले को थोड़ा सा दूर भेजने का ही प्रयास करते हैं। तो क्या हुआ, ये कुछ जाना चाहते हैं आगे की तरफ थर्मल एजुकेशन के कारण पीछे की तरफ। तो एक प्रकार से ये जो भी अणु होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या होते हैं, एक तरीके से इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं। ये दोनों तरफ से कुछ न किसी टाइप का फोर्स लग गया, दोनों तरफ से उनको रोकने की कोशिश हो गई, तो वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाते हैं। इस कारण से जो भी पदार्थ होता है उसका परिणाम ही ये होता है, जैसे अलग अलग अगर हम डोमेन की बात करें, कोई भी अलग अलग डोमेन है, तो हर डोमेन में जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या है, प्रत्येक क्या होगा, जो भी हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, या अगर आप डोमेन कहेंगे तो अगर आप नॉर्मली भी देखो तो जो भी हमारा पदार्थ है उसमें हमने कोई भी इलेक्ट्रॉन हमने मान लिए है और प्रत्येक का अपना चुंबकीय आघूर्ण है, तो ये हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में लगा दिया, तो प्रत्येक कण खुद को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेता है और अपनी जगह साम्यावस्था में आ जाता है, ठीक है। ऐसा होने पर ही पदार्थ की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये पदार्थ पहले चुंबकीय नहीं था, लेकिन अब ये पदार्थ कुछ कुछ अपने पास चुंबकीय प्रॉपर्टीज दिखाने लग जाएगा, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने लग जाता है। इस प्रकार का पदार्थ क्या कहलाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। और ये पदार्थ का जो गुण है, ये गुण क्या कहलाता है, अनुचुंबकत्व कहलाता है। क्लियर है, समझ में आ गया ये। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि इसकी थ्योरी, यहाँ से ये थ्योरी दी थी लांजवे ने, लांजवे नाम के एक साइंटिस्ट थे, लांजवे ने दी थी। तो एक क्वेश्चन या तो आपको ऐसे भी मिल सकता है कि लांजवे की थ्योरी क्या थी, लांजवे का सिद्धांत क्या था, एक्सप्लेन करके बताओ, डिटेल में बताओ, तो भी आपको समझ जाना है, या फिर डायरेक्टली आपके पास आ सकता है अनुचुंबकत्व का सिद्धांत एक्सप्लेन करके बताओ, तो भी आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट ही होता है, इसको पहले हम लिख लेते हैं और उसके बाद में इसमें कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन करके देखते हैं कि क्या एक्चुअली में यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो यहाँ पे एक तो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे जो अलग है वो क्या है, एक तो यहाँ पे हम चुंबकीय क्षेत्र बी अप्लाई कर रहे हैं, दूसरा अब ये चुंबकीय क्षेत्र कितना मात्रा में लगा हुआ है हमें पता नहीं है, तो वो होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हमें आई में रिलेशन देखना पड़ेगा कि आई चुंबकीय जो क्षेत्र है इसका मान बढ़ाने घटाने से आई का मान कैसे इस पर डिपेंड करता है, या इसके अंदर टोटल जो कुल हमने कहा चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण का मान किस तरीके से वैल्यू होता है, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसमें, देखो पदार्थ में अनुचुंबकीय गुणों की व्याख्या करने के लिए
पदार्थ में अनुचुंबकीय गुणों की व्याख्या करने के लिए लांजवे साइंटिस्ट का नाम है, लांजवे ने, इंग्लिश में लिख लेना ये, लांजवे, ठीक है। लांजवे ने गत्यात्मक सिद्धांत के आधार पर कुछ परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। फर्स्ट एरो लगा के लिखो, कुछ परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। लिखो फर्स्ट उसमें, अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। फुल स्टॉप। कोई भी परमाणु जिसमें विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन्स हो अथवा जिनकी आंतरिक इलेक्ट्रॉन कक्षाएं पूर्ण नहीं होती हैं, उनमें स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट देखो, चुंबकीय आघूर्ण का क्लियर हो गया। चुंबकीय आघूर्ण किसमें, या तो इलेक्ट्रॉन के नंबर कैसे हो, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो भी ऑर्बिटल्स हैं वो कम्प्लीटली फील्ड नहीं हो, मतलब कि कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्री रह गए हो। तो जब कई सारे अणुओं के सबका अगर एक एक इलेक्ट्रॉन में फ्री रहता है तो टोटल मिला के काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो ऐसे जो भी पदार्थ होते हैं, जिन पदार्थ में इस प्रकार की कोई भी कंडीशन हो, वहाँ पर क्या होता है, एक परमानेंट चुंबकीय आघूर्ण होता है, स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो परमाणुओं के चुंबकीय अक्ष कौन होते हैं, ये चुंबकीय आघूर्ण की दिशा लिख लेना, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा ब्रैकेट में लिख लेना। भाई हर एक एटम है तो उसका कुछ ना कुछ चुंबकीय अक्ष भी होगा। ये हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र भी लगा दिया है, तो हर एक एटम इसमें ही, इसकी दिशा में ही व्यवस्थित होना चाहेगा इस प्रकार से, ठीक है। जिनके चुंबकीय अक्ष ब्रैकेट में लिखना, चुंबकीय आघूर्णों की दिशा। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संरेखित, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संरेखित होने की कोशिश करते हैं, परंतु
होने के कारण परमाणुओं के संरेखण में अव्यवस्था होती है। परमाणुओं के संरेखण में अव्यवस्था होती है। परिणाम स्वरूप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के सापेक्ष प्रत्येक परमाणु या चुंबकीय द्विध्रुव के चुंबकीय आघूर्ण एक साम्यावस्था की स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, सारे जब एक साम्यावस्था की स्थिति में आ जाते हैं, इस कंडीशन में नेक्स्ट स्टेप में लिखो, अतः पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह काम अतः पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। ठीक है, ये इसकी थ्योरी है। समझ में आ गया इसमें हम क्या करने वाले हैं। अब देखो, हम देखते हैं यहाँ पे कि अनुचुंबकीय पदार्थ होने के कारण इसके गुणों में क्या परिवर्तन आया है, यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल सकता है। तो देखो, इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखो, माना अनुचुंबकीय गुण वाले पदार्थ में कैपिटल N परमाणु या अणु प्रति एकांक आयतन है। कैपिटल N परमाणु या अणु प्रति एकांक आयतन है तथा प्रत्येक का स्थायी चुंबकीय आघूर्ण म्यू से इसको डिनोट करते हैं, म्यू के समान है। प्रत्येक का स्थायी चुंबकीय आघूर्ण म्यू के समान है। फुल स्टॉप। जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी क्या, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी लगाया जाता है तो इससे थीटा कोण बनाते हुए परमाणु या चुंबकीय द्विध्रुव की चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू कितनी हो जाएगी, -mb cos ऑफ थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपने बताया है स्थितिज ऊर्जा, जो भी m कैपिटल परमाणु हम ले रहे हैं उनके लिए स्थितिज ऊर्जा U बराबर कितनी हो गई, -mb cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि कणों के किसी भी क्षेत्र में प्रति एकांक क्षेत्र या प्रति एकांक आयतन जो हम ले रहे हैं उसमें कणों के पाए जाने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो हम बोले प्रति एकांक आयतन में हमने n कर प्रति एकांक आयतन ले रखे, तो प्रति एकांक आयतन में कणों के पाए जाने की प्रायिकता
कणों के पाए जाने की प्रायिकता कितनी हो जाती है, p प्रोपोर्शनल टू हो जाता है p बराबर होता है e की पावर माइनस u अपॉन के टी, माइनस यू अपॉन के टी। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आई थी, मैक्सवेल बोल्ट्जमान लॉ से। तो यहाँ हम लिख लेंगे बोल्ट्जमान नियम से या बोल्ट्जमान वितरण से। प्रोबेबिलिटी यही प्रोपोर्शनल टू आ रही थी, e रेज टू माइनस e अपॉन के टी। की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास ओनली पोटेंशियल एनर्जी है, तो माइनस u अपॉन के टी। अब यहाँ पे u की वैल्यू इस पर पुट कर दो। अच्छा, उससे पहले हम एक और चीज़ लेते हैं। दूसरा हम ये बात करें, हमने यहाँ पे कण कैसे बताया, जो भी हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी है उसे थीटा एंगल बनाते हुए हैं कण। ठीक है, बी से क्या थीटा एंगल बना रहे हैं, मतलब हम स्थिति कुछ ऐसी ले रहे हैं, जैसे मान लो हम कोई प्रत्येकांक आयतन की बात कर रहे हैं। ये हमारा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हमने भी बता दिया। ठीक है, बी किसी भी इस दिशा में लग रहा है। हमने क्या बताया कि जो भी प्रत्येकांक आयतन कण जो कि लगाए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ थीटा कोण बना रहे हैं, इस वजह से वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, mv cos थीटा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ से कुछ इस तरीके होते हैं, इसका मतलब प्रत्येक कण इस बी से कुछ ना कुछ एंगल बनाते हुए कंडीशन में स्थित है। अगर हम ये लेते हैं कुल आयतन, ये या इसको थोड़ा सा और लंबा ले लो, इस तरीके से। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड बता दिया, यहाँ से हमारे पास कोई भी कण स्थित है। अब हम इसमें से बात करें कि हमने जो कण लिए हैं वो मान लो इसके कोई छोटा सा हमने एक आयतन ले लिया ये। ठीक है, इस आयतन में हम जिन एन कणों की बात करें वो किसी एकांक आयतन में स्थित है। ये आपने कोई एकांक आयतन ले लिया यहाँ पे। ठीक है, ये कोई एकांक आयतन आपने ले लिया। अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक तरीके से पूरा एक सर्कल बन रहा है, पूरा का पूरा वृत्त बन रहा है। और उस वृत्त का रेडियस अगर हम ले लेते हैं r, मतलब कि ये जो दूरी है इतनी, अगर ये दूरी हमने ले ली यहाँ पे r, ठीक है, ये दूरी मान लो इसकी, ये दूरी हमने ले ली r। क्लियर है, ये वाली इसकी लाइन। अब यहाँ पे एंगल देखो, तो ये जैसे हमारे पास कोई कण अगर हमारे पास यहाँ स्थित है, ठीक है, ये इस स्थिति पे कोई कण हमारे पास स्थित है, कहीं पे भी स्थित हो सकता है। और ये हमारा है बी अक्ष है। ठीक है, जो हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं ये बी के अक्ष, तो बी के अक्ष के साथ थीटा एंगल बनाते हुए होंगे सारे के सारे कोण। तो यहाँ पर इसका एंगल कितना बन जाएगा टोटल थीटा, ये हमने ले लिया एंगल थीटा। ठीक है, ये जो हमने कोण लिया है तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, ओनली डी थीटा, डी थीटा हो जाएगा। उसमें से हमने कोई एक छोटा सा ले लिया तो वो एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे ए इसका हमने कोई भी मान लो ए बी सी से हमने इस पूरे के पूरे एक प्रकार से ट्रायंगल जैसा बन गया, इससे हमने इसको डिनोट कर दिया ए बी सी की तरह। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा एंगल होगा, ये पूरा एंगल चारों को लेकर के, मतलब एक तरह से आप इस एंगल को ऐसे मानोगे जैसे ये हमारे पास अगर कोई बी अक्ष इस डायरेक्शन में है और हम एक कोण की तरह हम यहाँ मान रहे हैं कि ये इसके चार तरफ एक सर्कल बनाता हुआ एक पूरा का पूरा ऐसे शंकु के शेप में है कणों की संख्या, और प्रत्येक कण इस बी के साथ में कुछ ना कुछ एंगल बनाते हुए होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो एंगल होगा, चाहे पूरा 360 में ले लो, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका डी ओमेगा। डी ओमेगा, डी ओमेगा को कहा जाता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कहते हैं इसे हैं कि कोई भी केंद्र का अक्ष है उसका अपने सरफेस के सापेक्ष बनाया गया कोण जो होता है, कुल अपनी पूरी सरफेस के सापेक्ष, अपनी पूरी सतह के सापेक्ष बनाया गया कोण क्या होता है, सॉलिड एंगल है, जिसको हम ठोस कोण कहते हैं, डी ओमेगा के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, ये हमने कंडीशन ले ली यहाँ पे। तो हमें केवल क्या बात करनी है कि थीटा दूरी हमने एक तरीके से हम इसके आधे में कैलकुलेट कर रहे हैं, डबल कर देंगे तो पूरा का पूरा इस पूरे का कैलकुलेशन हमारे पास आ जाएगा। आधे का कैलकुलेट करने के लिए क्या, इस थीटा से लेकर के और थीटा प्लस डी थीटा में कुल कितने कणों की संख्या है यह हम यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो हम ये माने, देखो यहाँ पे यदि कण थीटा से थीटा प्लस डी थीटा के मध्य स्थित है, थीटा से थीटा प्लस डी थीटा, ठीक है,
यहाँ भी वैल्यू सेम होगी, ये एंगल को थीटा होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस ये थीटा पूरे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इनके मैं दे सकते तो कुल अणु अगर हम ले लेते हैं डी एन बराबर डी एन यहाँ पे क्या है, कुल अणु जो इतने पोर्शन में स्थित है, थीटा से थीटा प्लस डी थीटा के मध्य, यहाँ लिख लो डी एन अणु स्थित है। ठीक है, तो डी एन की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, ए की पावर यू अपॉन के टी माइनस यू अपॉन के टी इंटू में डी ओमेगा। ठीक है, टोटल ए हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया है, ई हमारे पास क्या आएगा, कणों के पाए जाने की प्रायिकता, तो हमने यहाँ पे कण केवल थीटा से थीटा प्लस डी थीटा के मध्य लिया है, तो प्रोबेबिलिटी इतनी हो जाएगी ई रेज़ टू माइनस यू अपॉन के टी, और डी ओमेगा कुल इतना थीटा से थीटा प्लस डी थीटा के मध्य टोटल एंगल कितना है हमारा, ये डी ओमेगा सॉलिड एंगल के बराबर। ठीक है, तो इंटू में डी ओमेगा। अब यहाँ पे यू की माइनस यू की वैल्यू रख दो इक्वेशन फर्स्ट से, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस यू है, यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस एम बी cos थीटा अपॉन के टी इंटू डी ओमेगा, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे लिख देना यू का मान रखने पर, यू का मान रखने पर डी एन आए टोटल हमारे पास इतनी दूरी में जो भी हमारे पास कण पाए जाते हैं उन कणों की प्रायिकता बोलो या टोटल कणों की संख्या डी है, नोट कर लो। यहाँ पे देख लेना इस डायग्राम में, सॉरी इस इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम इसी के लिए लिख रहे हैं, यहाँ एम आ रहा है आपके पास, एम यहाँ पर क्या है, चुंबकीय आघूर्ण एम होता है, एम है आपके पास चुंबकीय आघूर्ण, बी है चुंबकीय क्षेत्र, और डी ओमेगा है सॉलिड एंगल। अब डी ओमेगा की वैल्यू पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर यहाँ डाल देंगे, तो सॉलिड एंगल डी ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, हम यहाँ से कह रहे हैं कि कोई भी जब अक्ष होता है तो उस अक्ष का अपने सतह के चारों तरफ से हम लेते हैं। ठीक है ना, पूरे अपने सतह के चारों ओर बनाया गया कोण, चारों ओर पूरी जो सतह है उसके द्वारा उस ये जो भी अक्ष है इसके केंद्र पर बनाया गया कोण वो क्या कहलाता है, डी ओमेगा के बराबर होता है। तो ये पूरी की पूरी इसकी सतह किसके बराबर हो जाएगी, इसकी परिधि के बराबर, मतलब परिधि कितनी हो जाएगी हमारे पास 2πr। ठीक है, 2πr। उसके अलावा हम ये डी थीटा कौन सी जगह होगी हमारी, ये इतनी जगह हो गई डी थीटा। ठीक है, ये जो इतनी दूरी हो रही है ये दूरी हमारी कौन सी हो रही है, डी थीटा, इतनी सी दूरी बच रही है, तो ये किसके बराबर होगी, इतनी पूरी हमारी लंबाई तो किसके बराबर है, आर के बराबर, और इंटू में ये एंगल किसके बराबर है, डी थीटा के बराबर, तो ये दूरी किसके बराबर होगी, आर इंटू डी थीटा। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ से डी ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, टोटल हमारे पास परिधि इसकी तो कितनी आ जाएगी पूरे एंगल की, तो 2πr। ठीक है, इंटू में इसका कितना बच जाएगा हमारे पास, आर डी थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πr के साथ में यहाँ साइन थीटा भी आ जाएगा, 2πr साइन थीटा इंटू में आर डी थीटा, ये होता है हमारे पास सॉलिड एंगल। अब यहाँ आर और आर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो डी ओमेगा इक्वल टू 2π साइन थीटा टू डी थीटा, क्वेश्चन नंबर 3, 2π साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में डी ओमेगा की,
क्या हो जाएगा यहाँ से डी एन इक्वल टू ए की पावर ये एज इट इज आ जाएगा एम बी कॉस थीटा अपॉन के टी इंटू डी ओमेगा की वैल्यू यहाँ से लिख दो 2 पाई साइन थीटा टू डी थीटा। क्वेश्चन नंबर 4। लिया दिए हमारे पास आगे किसी भी प्रत्येक आयतन में कणों की संख्या। अगर हम कुल कणों की संख्या लेंगे तो कुल कण कितने हो जाएंगे हमारे पास? कुल कणों की संख्या n n इक्वल टू इंटीग्रेट कर दो इसको कहाँ से 0 से लेकर के पाई तक। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो सकती है? या तो इस एक्सिस में है तो एंगल कितना बन रहा है 0, या फिर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए नहीं हो सकती है। तो 0 से लेकर के पाई तक में वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 2 पाई ए की पावर एम बी कॉस थीटा अपॉन के टी इंटू साइन थीटा डी थीटा। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए कांस्टेंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ए का मतलब ए को छोड़ के बाकी पूरी की पूरी वैल्यू इंटीग्रल में इसके फॉर्म में भेज दो। मतलब एन अपॉन इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 0 से पाई 2 पाई की पावर एम बी कॉस थीटा अपॉन के टी इंटू साइन थीटा डी थीटा। ए की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5। इसलिए अब ये ए की वैल्यू हम पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो ए का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या वैल्यू आ जाएगी 4 में? ये वैल्यू एज इट इज रह जाएगी। देखो यहाँ से समीकरण 4 में रखने पर डी एन इक्वल टू 0 से पाई था, सॉरी डी एन में यहाँ पे लिखा वैल्यू ए की वैल्यू हम ये डाल देंगे एज इट इज इंटू में क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एन, इसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या था हमारे पास ये बोला ए की पावर एम बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो ए की पावर एम बी कॉस थीटा अपॉन के टी साइन थीटा डी थीटा इंटू 2 पाई। वैल्यू एज इट इज आ गई और हम वैल्यू रख रहे हैं ए की, तो एन यहाँ आ गया अपॉन में ये पूरी वैल्यू लिख देंगे 0 से पाई 2 पाई इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट है 2 पाई बाहर ले लो, e की पावर बन गया यहाँ पे एम बी कॉस थीटा अपॉन के टी इंटू साइन थीटा डी थीटा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, नोट कर लो इक्वेशन नंबर 6।
नेक्स्ट हम बात करें चुंबकन की तीव्रता आई। चुंबकन की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इसी में आई। तो आई इक्वल टू आई की वैल्यू हम किससे लेते हैं, आई की एक फिक्स वैल्यू है, आपको ध्यान रखना है क्या, 0 से पाई में, 0 से पाई की लिमिट होती है और वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, m इंटू कॉस थीटा इंटू डी एन। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन नंबर कौन सी थी हमारे पास, 6 थी, तो 7 है जो भी इक्वेशन नंबर वो डाल देना, 5th थी शायद तो मैंने 6 डाल दी है, जो भी सही हो वो इक्वेशन नंबर डाल देना। आई की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास डी एन की वैल्यू ऑलरेडी है, डी एन की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे डी एन का मान रखने पर आई बराबर क्या हो जाएगा, एम कॉस थीटा एज इट इज इंटू में डी एन की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी, ए की पावर एम बी कॉस थीटा अपॉन के टी इंटू साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, एज इट इज वैल्यू आ जाएगी, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 से पाई, 0 से पाई e की पावर एम बी कॉस थीटा अपॉन के टी इंटू साइन थीटा डी थीटा। नोट कर लो, अब यहाँ देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया इंटीग्रेशन, तो इसको इजी करने के लिए हमें थोड़ा कुछ मानों को मानना पड़ेगा। ठीक है, हम देखो क्या मानते हैं यहाँ पे, ताकि इसको थोड़ा हम इजी गोइंग कर लें। तो यहाँ से क्या मानेंगे, माना आपके पास एम बी अपॉन के टी, एम बी अपॉन के टी को हम कोई कॉन्स्टेंट के बराबर मान लेते हैं, तो माना एम बी अपॉन के टी इक्वल टू ए मान लिया हमने, पहली चीज। दूसरा हम कॉस थीटा को क्या मान लेते हैं, एक्स, कॉस थीटा बराबर एक्स, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बराबर हो जाएगा डी एक्स। अब ये सारी वैल्यूज एज इट इज यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे एन भी आ रहा होगा, एन यहाँ पे हमसे रह गया एन। ठीक है, अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करके देखो क्या वैल्यू रह जाती है हमारे पास, देखो आई इक्वल टू, यहाँ लिख लें सभी मानों को प्रतिस्थापित करने पर, सभी मानों को प्रतिस्थापित करने पर क्या वैल्यू आ जाएगी, आई इक्वल टू एन एज इट इज है, एम कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, एम हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन। अब देखो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी तक, तो x, ये आ गया आपके पास x e की पावर एम बी अपॉन cos थीटा a और इंटू में cos थीटा क्या होगी x e की पावर है x sin थीटा d थीटा dx के बराबर है, यहाँ हो जाएगा माइनस dx, एज इट इज रख दिया, नीचे वाली वैल्यू रख दो अपॉन में e की पावर है x, सेम हो जाएगा sin थीटा d थीटा माइनस dx के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज आप चेंज करोगे तो ऑब्वियसली सी बात है आपकी लिमिट भी चेंज होगी, यहाँ पे लिमिट हमारी कहाँ से आ जाएगी, -1 से +1। ठीक है, cos की वैल्यूज डाल दो, cos थीटा को x माना है तो वैल्यूज भी x की रहेगी, पहले वैल्यू लेते हैं हम 0 से पाई तक, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -1 से +1 रखती है वैल्यू। अब इसको, अब इंटीग्रेशन इजी हो गया, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो माइनस हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं,
ये हमने कर दिया कैंसिल, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया। इसको आप सॉल्व करके देखो, यहाँ पे चाहे आप लिख लो माइनस, नेक्स्ट स्टेप में हम फिर लिख देते हैं n इंटू एम -1 से +1 x e की पावर x इंटू डी एक्स अपॉन -1 से +1 e की पावर x इंटू डी एक्स। करो आगे इंटीग्रेशन करके देखो क्या वैल्यू आती है इसकी। I इक्वल टू n इंटू एम एज इट इज। देखो x e की पावर x है, आपको इंटीग्रेशन करने आता है, आइलेट से कर दो, 1 और सेकेंड मान करके कर दो। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है। आइलेट का फॉर्मूला होता है, आइलेट लगा करके एक को फर्स्ट फंक्शन मान लो, एक को सेकंड फंक्शन मान के कर दो, तो वैल्यू आपके पास कैसे हो जाएगी, जैसे x e की पावर ax माइनस में a हो जाएगा, सॉरी अपॉन a माइनस e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू हो जाएगी आपके पास अपॉन a स्क्वायर, कहाँ से -1 से +1 तक। सिमिलरली अपॉन में आपके पास क्या है, ओनली e की पावर x, तो e की पावर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर x माइनस e की पावर -x अपॉन e की पावर x माइनस सॉरी e की पावर x अपॉन a -1 से +1 में e की पावर x अपॉन a। अब यहाँ पे वैल्यूज डालो सबकी, +1 से -1 में क्या वैल्यू हो जाएगी, देखो n इंटू एम, यहाँ पे वैल्यू डालो, x की वैल्यू भी डालो साथ में, और यहाँ पे e की पावर x भी, तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, e की पावर a प्लस e की पावर -a अपॉन a एज इट इज माइनस। यहाँ पर फिर हमारे पास सेम वैल्यू है यहाँ पे, लेकिन क्या आ जाएगा, e की पावर a माइनस e की पावर -a, बाहर माइनस होने के कारण, और अपॉन में हो जाएगा यहाँ से a स्क्वायर, ये ऊपर का हो गया, अपॉन में यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, e की पावर a माइनस e की पावर -a, e की पावर a माइनस e की पावर -a अपॉन में a। कर दिया। अब इनको देखो, दोनों में डिवाइड करके सॉल्व करो, क्या वैल्यू रह जाएगी हमारे पास, i इक्वल टू एन एम, यहाँ पे इसका इसमें डिवाइड कर लो, ए से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हमारे पास ओनली बच जाएगी e की पावर a प्लस e की पावर -a अपॉन e की पावर a माइनस e की पावर -a माइनस, यहाँ पे डिवाइड करो तो e की पावर a माइनस e की पावर -a, यहाँ भी सेम ये कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में a है, अपॉन में a स्क्वायर, तो एक कट जाएगा, ओनली क्या रह जाएगा, -1 अपॉन a। ठीक है, अब यहाँ से आप जानते होंगे कॉस हाइपरबोलिक x या फिर साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक x बराबर कॉस हाइपरबोलिक x की जगह यहाँ हम a लेते हैं, तो कॉस हाइपरबोलिक a का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, e की पावर a प्लस e की पावर -a अपॉन 2। ठीक है, और ऐसे ही साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू e की पावर a माइनस e की पावर -a। ठीक है, अपॉन में 2 आयोटा, ऐसे वैल्यू होती है। ठीक है, या ओनली 2, यहाँ पे देखो दोनों का डिवाइडेशन है, दोनों में 2 से 2 तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हमारे पास ओनली क्या रह जाएगी, ये।
अब कॉस अपॉन में साइन क्या वैल्यू होती है, कॉट के बराबर, मतलब आई बराबर यहाँ से आ जाएगा एन इंटू एम कॉट हाइपरबोलिक ए। कॉस अपॉन साइन किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से ये हमने इसमें सॉल्व करके बता दिया ताकि ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ रही है। कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट के बराबर, तो वैल्यू आ गई कॉट हाइपरबोलिक ए माइनस 1/a। ये हमारे पास फाइनल इंटेंसिटी आएगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, जो इसमें चुंबकीय क्षेत्र हमें लगाया गया है। इक्वेशन नंबर 7 नोट कर लो। एन इंटू एम इक्वल टू, इसको मान लिया आई नॉट। आई नॉट होती है संतृप्त अवस्था में तीव्रता, संतृप्त अवस्था में तीव्रता। तो यहाँ से हमारे पास आई इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट कॉट हाइपरबोलिक ए माइनस 1/a। इक्वेशन नंबर 8 इम्पोर्टेंट, ये इक्वेशन कहलाती है लेंजविन फलन। लेंजविन फलन फिर है, तो यहाँ से आई में और ए में ग्राफ हमें मिलता है कुछ ऐसा, आई और ए बराबर जहाँ पे हमने क्या माना था एम वी अपॉन के टी, एम वी अपॉन के टी। इन दोनों में अगर आप ग्राफ देखो तो इसमें आपको ग्राफ मिलता है कुछ ऐसा। अगर इसे हम सीधे लेकर के जाते तो ये कुछ इस डायरेक्शन में मिलता, ठीक है, सीधे ले जाते तो कुछ यहाँ पर, और ये वैल्यू हमारे पास लगभग आती है ये इंटेंसिटी की वैल्यू। ये ग्राफ में मिलता है आई और एम ए, ये वैल्यू हमारे पास, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इसको ड्रॉ कर लेना या फिर 1 मिनट यहाँ बना देते हैं। आई और ए में ग्राफ कुछ ऐसे, अगर आप इसे स्ट्रेट लाइन में लेकर के जाते तो कुछ इस तरीके से पीछे आकर के मिलती। ये इसका मान लगभग जब आई का मान 1 होता है उस कंडीशन पे लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, क्रॉस करती। ये वैल्यू लगभग जब 1 पर होती है, आई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। ये लाइन हमें किस चीज को प्रदर्शित करती है, ये लाइन प्रदर्शित करती है यहाँ से जो टर्न हो जाती है ये इसके अकॉर्डिंग जो लेंथ पे का फलन हमें मिला है
अगर ये स्ट्रेट लाइन में जाती, ये लाइन होती है क्यूरी नियम के अनुसार। अगर क्यूरी का नियम लगा होता है तो आई में और ए में तब ऐसे स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ मिलता क्यूरी नियम के अनुसार। क्यूरी नियम के अनुसार क्या वैल्यू आती है वो भी हम कैलकुलेट और कर लेते हैं किसी केस में। अगर हम मान देखें तो क्यूरी नियम से आई पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बट ग्राफ बनेगा हमारे पास ये डॉटेड लाइन किसको प्रदर्शित करती है अगर क्यूरी नियम के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाता तो, और ये हमारे पास प्रदर्शित कर रही लेंजवे सूत्र जो हमारे पास ये फंक्शन है। आप यहाँ देख लो ए की वैल्यू है आई के करस्पॉन्डिंग एक बार तो कॉट के फॉर्म से बढ़ेगी और उसके बाद में -1 है, आई जैसे जैसे बढ़ेगा आई की वैल्यू कम भी होती जाएगी। इस प्रकार का हमारे पास ग्राफ मिलता है। ठीक है, कर लिया नोट। अब यहाँ पे केस देखो, कंडीशन लिखेंगे। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट केस फर्स्ट लिखो। जब ए बराबर, जब ए बराबर हमने क्या लिया है एम बी अपॉन के टी, ए कैसा हो लार्ज हो, या ए की वैल्यू पहले हम कैसे ले लें लार्ज, बड़ी वैल्यू हो, ठीक है ज़्यादा हो। तो देख रहे हो ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है टी, टी इसके व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है। इसका मतलब ए का मान अगर बढ़ेगा तो टी टेम्परेचर का मान कैसा होगा कम, एम्प्लाइज यहाँ से टी ताप कैसा हो जाएगा लो, सिंपल सा है, टी की वैल्यू हो जाएगी लो। और अगर इस कंडीशन में हम बात करें ये बी मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो, बी कैसा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र हो। इस कंडीशन में हमारे पास यहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगी, देखो ए की वैल्यू हमने बता दी लार्ज है। अब जब कॉट की करस्पॉन्डिंग वैल्यू जब बहुत लार्ज आ जाएगी तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी ओवरऑल मिलाकर के वैल्यू ऑलमोस्ट कम सी हो जाएगी। इस कंडीशन में क्योंकि टेम्परेचर का मान कम हो गया, अब कम वैल्यू का ज़्यादा में डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली सी बात है ए का मान कैसा ज़्यादा ही होता जाएगा। अब यहाँ तो ए का मान कुछ आ जाएगा लेकिन यहाँ -1/a है। अब ए का मान बहुत ज़्यादा है, 1 करने को वैल्यू इतनी अपोजिट आ जाएगी, जिसका मतलब यहाँ से हमारे पास मान क्या हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा ओनली आई नॉट। इस कंडीशन में आई का मान हमारे पास कितना हो जाता है आई नॉट, नोट कर लो। ठीक है, दूसरा केस सेकंड देखो। केस सेकंड हमने यहाँ पे कॉट हाइपरबोलिक वैल्यू किसकी आई थी, हमें मिला था e की पावर a प्लस e की पावर माइनस है अपॉन e की पावर a माइनस e की पावर माइनस है। ठीक है, अगर e की पावर a और e की पावर माइनस है को हम एक्सपेंड करें तो e की पावर a बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हमने इतनी बार कर चुके हैं। e की पावर x का विस्तार क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब, इस तरीके से तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, क्लियर है, a स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 आता है a स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस a क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, इस तरीके से। सिमिलरली हम बात करें e की पावर माइनस a की, तो e की पावर माइनस a का मान हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो 1 माइनस a डायरेक्ट याद करने का तरीका होता है, प्लस में सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, माइनस करोगे तो फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव थर्ड पॉजिटिव फोर्थ, मतलब अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चलते जाओ। 1 माइनस a प्लस a स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, वैल्यूज बिल्कुल सेम आती जाएगी, बस एक प्लस माइनस होता जाएगा। इन दोनों वैल्यू को रख करके अब आप इसको सॉल्व करो कोट हाइपरबोलिक के -1/a, तो क्या मान रह जाएगा हमारे पास, तो अब देखो एम्प्लाइज कोट हाइपरबोलिक a -1/a। अब कोट हाइपरबोलिक a का मान हमारे पास कहाँ से आया था, जब हमने इन दोनों का मान रख दिया था, कौन सा e की पावर a प्लस e की पावर -a, ठीक है, अपॉन में e की पावर a माइनस e की पावर -a के टर्म में। यहाँ अगर हम उसको शॉर्ट फॉर्म में a के टर्म में लिख देते हैं -1/a, ये वैल्यू आ गई। e की पावर a का मान यहाँ से रख दो, e की पावर -a का मान भी रख दो, तो आपको पता है यहाँ से दोनों का मान रखोगे तो a माइनस है तो कट जाएगा
स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल प्लस ए की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ओनली ये स्क्वायर वाले टर्म्स हमारे पास बचेंगे। तो यहाँ अगर हम क्या करें, दोनों में से 1 अपॉन ए हमने ले लिया कॉमन, 1 अपॉन ए कॉमन ले लो, तो यहाँ से वैल्यू आपके पास कितनी बचेगी, ये वैल्यू कुछ आपके पास हो जाएगी 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 3 और माइनस ये अपने पास 1 अपॉन ए इज इट इज है। अभी जब आप इसको खोलोगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 3 के बराबर। ठीक है, इसका एक्सपेंशन होता ही कुछ इस तरीके से, इन दोनों में से भी हम 1 अपॉन ए कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और ये माइनस का 1, 1 माइनस का 1 कट जाएगा, मतलब हमारे पास फाइनल वैल्यू ओनली क्या हो जाएगी a/3 के बराबर। अब ये मैंने आपको थोड़ा सॉल्व करके बताया, बाकी आपको बुक्स में डायरेक्ट मिलेगा कि कॉट हाइपरबोलिक a माइनस 1 अपॉन ए का वैल्यू a/3 होता है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू याद रखो तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है ना, आप चाहो तो इसको सॉल्व, क्योंकि सॉल्व करने में आपको थोड़ा लंबा, सारे के सारे आपको पूरे नियम पता होने चाहिए, तब जाके पूरा एक्सपेंशन आप इसका कर पाओगे। लंबा एक्सपेंशन करोगे तब आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा, तो बेटर होगा आप कॉट हाइपरबोलिक a का एक्सपेंशन डायरेक्टली ध्यान रखो। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू डाल दो, a बराबर क्या था हमारे पास mb अपॉन kt और अपॉन में 3, तो mb अपॉन कितना हो जाएगा, ये mb अपॉन 3 kt, mb अपॉन 3 kt, ये मिल गई हमारे पास फाइनल वैल्यू। अब ये वैल्यू उठा करके हम आई की मान में रखते हैं, कहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या था, आई बराबर आई नॉट इंटू में ये कॉट हाइपरबोलिक ए माइनस 1 अपॉन ए, ये फॉर्मूला है। इसका मान हमारे पास क्या आ गया है, बराबर आई नॉट इंटू एम बी अपॉन 3 के टी। आई बराबर हमारे पास ये वैल्यू आ गई है एम बी अपॉन में 3 के टी, सिंपल सा है। आई नोट का मान रख देते हैं, आई नोट हमने किसको माना, एन इंटू एम को कहा था, एन इंटू एम रख दो, इंटू में एम बी अपॉन 3 के टी, तो बराबर आपको कितना मिल जाएगा, एन एम स्क्वायर इंटू बी अपॉन 3 के टी के। अब बी का मान रख दो, बी आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, बी बराबर होता है म्यू एच, नोट कर लिया, इतना नोट कर लो। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लें थोड़ा और। चूंकि बी बराबर, अब ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये हमें चुंबकीय क्षेत्र के चैप्टर में पढ़ा, वहाँ से पता होता है। बी बराबर म्यू एच होता है, आई बराबर का एच होता है, ये सब चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकन जो भी चुंबकन की कैपेसिटी जो होती है, इन सब में अलग अलग रिलेशन है, तो ये आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। क्योंकि जैसे बी बराबर आपके पास क्या वैल्यू होती है, म्यू इंटू एच के बराबर, बी बराबर होता है म्यू एच, ये मान यहाँ डाल दो, तो आपके पास आई बराबर कितना हो जाएगा, एन एम स्क्वायर म्यू इंटू एच अपॉन 3 के टी, ये वैल्यू मिल जाएगा हमें आई का यहाँ से। इसका मतलब यहाँ से आई का अगर हम टी पे प्रभाव देखें तो क्या आ रहा है 1 अपॉन टी, टी के तो कैसा हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और दूसरा रिजल्ट हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, आई एच पे बात करें तो ये प्रोपोर्शनल टू हो रहा है आपका एच, एच के समानुपातिक हो रहा है, और जबकि टी के कैसा हो रहा है, ये व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आई प्रोपोर्शनल टू होता है 1 अपॉन टी के। ठीक है, लिख लिया इतना। अब यहाँ से देखो हमें ये रिलेशन क्या मिल रहे हैं, यहाँ से नेक्स्ट देखो आई प्रोपोर्शनल टू हमें मिल रहा है एच। ठीक है, होता भी है ये रिलेशन, यहाँ पे समानुपातिक नियतांक हम क्या लगाते हैं, आई बराबर काई इंटू में एच, आई बराबर काई आप लोगों ने सुना होगा, इस तरीके से भी लिखा जाता है, थोड़ा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे भी, आई बराबर काई इंटू एच के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से काई का मान क्या निकल जाएगा हमारे पास, काई बराबर क्या वैल्यू निकल जाएगी, आई अपॉन एच, आई का मान यहाँ से रख दो, आई बराबर क्या है, एन एम स्क्वायर म्यू इंटू एच अपॉन 3 के टी अपॉन में एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, मतलब काई बराबर आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी,
एम स्क्वायर म्यू अपॉन 3 kT। एम स्क्वायर म्यू अपॉन 3 kT। ठीक है, अब यहाँ पे जो एम स्क्वायर अपॉन 3 k है ये पूरा ही किसी कांस्टेंट सी के बराबर लिया जाता है। हम क्या लिखते हैं यहाँ एम स्क्वायर अपॉन 3 k, इसे कांस्टेंट लिया जाता है सी के बराबर। सी यहाँ पे क्या होता है, क्यूरी नियतांक, जो कि क्यूरी नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। क्यूरी नियतांक बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यूरी का इफेक्ट जो भी हमने ग्राफ में देखा था, क्यूरी का नियम, तो क्यूरी के अकॉर्डिंग नियम आ रहा था ये, सी की यहाँ वैल्यू रख दो तो यहाँ से आपके पास चुंबकन तीव्रता काई का मान कितना आ जाएगा, काई बराबर आपके पास आ जाएगा सी इंटू म्यू अपॉन टी, ये वैल्यू आ जाएगी। म्यू एक प्रकार से क्या है, उसके चुंबकीय आघूर्ण को प्रदर्शित कर रहा है, एक प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र ही है। तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, काई बराबर आप लिख लो सी इंटू बी अपॉन टी। काई का वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है, सी इंटू बी अपॉन टी। ठीक है, या फिर काई बराबर डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हो, और काई बराबर डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हो सी अपॉन टी के। तो ये रिलेशन यहाँ से क्या होता है कि काई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है टी के। ठीक है, ये मान होता है। इसलिए हमने जो वहाँ पे ग्राफ में देखा था, क्यूरी नियम के अनुसार हमने क्या ग्राफ देखा था, ए में, और हम बात कर रहे थे आई में, तो हमारे पास डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन आ रही थी। ठीक है, कि जैसे जैसे आप इसका मान कम करोगे आई का मान भी आपके पास क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लिख लो। तो ये आपका था इफेक्ट ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, अनुचुंबकीयत्व का प्रभाव। समझ में आ गया, ये रिलेशन निकाला था किसने, लांजवे ने दिया था। ऊपर ऊपर लिख लेना इसके साथ में, लांजवे का सिद्धांत इसको कहा जाता है, लांजवे का सिद्धांत। ठीक है, एग्जाम में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, लांजवे के सिद्धांत के नाम से, या डायरेक्टली अनुचुंबकत्व का प्रभाव एक्सप्लेन करो। आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, लास्ट तक ये क्यूरी नियतांक तक आपको वैल्यूज निकालनी है और साथ में ग्राफ प्लॉट करके आना है। ठीक है, तो आपकी ये थर्ड यूनिट हो गई आपकी कंप्लीट। इसके सारे चैप्टर्स का चैप्टर तो इसमें मोस्टली एक ही था, सारे टॉपिक्स आपके हो चुके हैं कंप्लीट। अब देखो इसमें क्वेश्चंस वगैरह, वैसे इस चैप्टर से ये सारी बड़ी बड़ी डेरिवेशंस है, मॉडल्स वगैरह ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इनमें न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इस पे जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो एक्चुअली बहुत टफ होते हैं, और वो न्यूमेरिकल्स अभी आपके बीएससी लेवल पे आते नहीं है। फिर भी एक आध क्वेश्चन मैं देख लेती हूँ जो कोई आपके लास्ट ईयर में आया हो, तो अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि कल से अपन फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो, इस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल्स कम ही आए हुए हैं। मोस्टली आपके क्वेश्चन तो इस चैप्टर से हर बार आते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा आपका यूनिट ही है ये, तो थर्ड यूनिट से क्वेश्चन ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, इसमें आपके देखो वायुदाब की समीकरण है 2013 में आई हुई है, 15 में आई हुई है, या फिर आपके वो आया हुआ मैक्सवेल बोल्ट्जमान के अनुसार प्रायिकता में उन दोनों में रिलेशन आया हुआ है, प्रोबेबिलिटी में एंट्रोपी में रिलेशन आया हुआ है, आपके ये अनुचुंबकत्व का सिद्धांत आया हुआ है। बहुत बार ये सारे क्वेश्चन है। एक बार आपके छोटे छोटे क्वेश्चन को कि क्या बोलते हैं, फेज स्पेस जो हमने बात की थी, फेज स्पेस, सूक्ष्म, माइक्रोस्टेट, मैक्रोस्टेट, इन सबको मिला करके छोटे छोटे डेफिनेशंस को मिला के एक बड़ा क्वेश्चन तैयार किया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन है। एक न्यूमेरिकल मिला है, जो न्यूमेरिकल आपके 2-3 बार रिपीट हुआ है, लिखो उसे, लिखो 4.8 इंटू 10⁻⁻21, 4.8 इंटू 10⁻⁻21 जूल। ठीक है, इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा अंतर के दो स्तरों की सापेक्षिक प्रायिकता, दो स्तरों की
सापेक्षिक प्रायिकता आपको दे रखी ई स्क्वायर है, सापेक्षिक प्रायिकता ई स्क्वायर है। क्वेश्चन आपके आया हुआ है 2008 में आया हुआ है, 11 में आया हुआ है, 13 में आया हुआ है, 15 में आया हुआ है। 4 साल आपके आया हुआ है ये न्यूमेरिकल, ठीक है। आप देख लो अल्टरनेटली चल रहा है 11 में, 13 में, 15 में, इसका मतलब 21 में भी आने की पॉसिबिलिटी है। अगर न्यूमेरिकल देना चाहें तो वो दे सकते हैं, ठीक है। ये सापेक्षिक प्रायिकता दे दी है और आपसे पूछा क्या है, ताप की गणना कीजिए। ताप की गणना कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, किस जगह से क्वेश्चन उठाया गया है। आप लोग खुद सोच करके अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश करो। आपके पास इतनी जूल ऊर्जा अंतर, मतलब 2 स्तरों का है ऊर्जा में अंतर दे रखा है जो कि इसके बराबर है, और उन दोनों की सापेक्षिक प्रायिकता कितनी दे रखी है, ई स्क्वायर, और पूछा है टेम्परेचर। देखो अपन ने पीछे किया हुआ है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, वहाँ पे अपन ने जब प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी अपन ने उष्मागतिक प्रायिकता, तो वहाँ अपन ने लास्ट में सापेक्षिक प्रायिकता का फॉर्मूला भी पढ़ा था। जब 2 अलग अलग स्तरों की प्रायिकता P1 P2 हो तो मान क्या हो जाएगा। देखो वहाँ से कुछ वैल्यू निकल सकती है क्या, ट्राई करो एक बार। ध्यान आया किसी को कुछ करने की कोशिश की। अब लाइव क्लास नहीं तो आप लोग भी आंसर बताते। देखो जहाँ मैंने आप लोगों को अप्रोच कर ही दिया, बिल्कुल उसी जगह से लिया गया क्वेश्चन है। हमने पढ़ा भी था, आप सब चाहे अपनी कॉपी टर्न करके देखिए, हमने वहाँ पे पढ़ा था 2 अलग अलग पदों की प्रायिकता। अगर एक की प्रायिकता P1 हो एक स्तर की, दूसरी की P2 हो, दोनों में रेशियो कैसे पता करेंगे। तो वहाँ से देखो सापेक्षिक प्रायिकता, सापेक्षिक प्रायिकता P1 अपॉन P2 बराबर क्या फॉर्मूला देखा था, e की पावर E2 माइनस E1 अपॉन KT। सही है, यहाँ पे सापेक्षिक प्रायिकता हमें दे रखी है, वैल्यू आ रही है E2 माइनस E1, मतलब 2 ऊर्जा स्तरों का अंतर ही तो है, और अपॉन में K कांस्टेंट होता है T, और T आ रहा है, T हमसे पूछा गया, इसका मतलब फॉर्मूला हमने सही लगाया है। यहाँ पे लिख लो, यहाँ E2 माइनस E1 क्या है, 2 ऊर्जा स्तरों का अंतर। ठीक है, अब आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार आपको ये सापेक्षिक प्रायिकता दे रखी है ई स्क्वायर, मतलब हमें ये दे रखा है P1 अपॉन P2 बराबर ई स्क्वायर दे रखा है हमें, ठीक है। इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। फॉर्मूला ये होता है, हमें इसकी वैल्यू दे रखी है ई स्क्वायर के बराबर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 P1 अपॉन P2 है, दोनों तरफ इन दोनों को बराबर कर सकते हैं यहाँ से। ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ई की पावर E2 माइनस E1 अपॉन KT, ठीक है। E2 माइनस E1 की वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू पुट कर दो, कितनी वैल्यू आ जाएगी, e की पावर 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 21 अपॉन K की वैल्यू आपको पता होती है कितनी होती है, 1.38 इंटू 10 टू पावर माइनस 23 इंटू में T, एज इट इज यहाँ पे आ रहा है हमारे पास ई स्क्वायर। दोनों को कंपेयर करो, इतना नोट कर लो। कंपेयर करो दोनों को, तुलना करने पर ठीक है, तुलना कर लिया दोनों तरफ। एक तरह से हम ये बोले एंटी लॉग ले लेते हैं, लॉग से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, एंटी लॉग लेने पर, एंटी लॉग लेने पर, एंटी लॉग समझते हो, दोनों तरफ लॉग ले लोगे तो आपके पास लॉग से ही कैंसिल हो जाएगा। लॉग ले लो, ओनली लॉग ले लो, एंटी लॉग नहीं तो लॉग लेने पर, लॉग ले लो, ओनली लॉग ले लो, एंटी लॉग नहीं तो लॉग ले लो, एंटी लॉग ले लो, ओनली लॉग ले लो, एंटी लॉग नहीं तो 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 लॉ
लॉग लेने पर, ठीक है। लॉग से एक आंसर हमारे पास क्या बचेगा, 2 इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻21 अपॉन 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू में टी। हमें तो टी निकालना है, टी बराबर कितना हो जाएगा, 4.8 इंटू 10⁻23 है, ऊपर भेज दो, -21 प्लस का 23 कितना बच जाएगा, 10⁻2, ठीक है। अपॉन में बच जाएगा 2 इंटू 1.38। सॉल्व करके देख लो इसको, आंसर आ जाएगा आपके पास टी बराबर, सॉल्व कर लीजिए इसको, आंसर आ जाएगा केल्विन में, हाँ टेम्परेचर। एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन मिला है आपके अकॉर्डिंग, लिखिए। इसको वैल्यू निकाली ना सबने, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा करके मत छोड़ देना आप लोग भी। क्वेश्चन लिखो, ठोस की विशिष्ट ऊष्मा, ठोस की विशिष्ट ऊष्मा टी क्यूब, टी क्यूब आपको गिवन है, ठोस की विशिष्ट ऊष्मा टी क्यूब नियम द्वारा दी जाती है, नियम द्वारा दी जाती है। हम देखा था टी क्यूब का नियम आइंस्टीन का नियम था या फिर सरगेनसिन के नियम से, तो गलत आया था डिवाई के लॉ से। टी क्यूब के द्वारा दी जाती है, किसी ठोस का ताप, किसी ठोस का ताप T1 से T2 तक बढ़ाने के लिए T1 से T2 तक बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा ठोस को देनी होगी, कितनी ऊष्मा ठोस को देनी होगी। नोट डाउन करो, ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। ठीक है, क्या किसी ने ट्राई, देखो हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं, फॉर्मूला हमें दे रखा है ऑलरेडी कि ठोस की विशिष्ट ऊष्मा टी क्यूब नियम के द्वारा दी जाती है। टी क्यूब नियम के अकॉर्डिंग हम क्या मानते हैं, देखो यहाँ पे माना हमने विशिष्ट ऊष्मा के फॉर्मूले से पढ़ा था कि विशिष्ट ऊष्मा प्रोपोर्शनल टू होनी चाहिए टी क्यूब के, ठीक है, डिवाई लॉ के अकॉर्डिंग। तो माना ठोस की विशिष्ट ऊष्मा, ठोस की विशिष्ट ऊष्मा, ये तो अभी आपने कल लेटेस्ट में ही पढ़ा है, तो याद होना चाहिए आप लोगों को। सीवी, सीवी बराबर हमने प्रोपोर्शनल टू होता है टी कांस्टेंट, सीवी प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, यही हमने लॉ पढ़ा था। वहाँ पे
चाहे ब्रैकेट में लिख लेना, डिबाई नियम से हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट यही आ रहे थे, ठीक है, डिबाई नियम से। यहाँ हम सी बी बराबर हम ले लेते हैं कोई कांस्टेंट ए लगा दिया, ए टी क्यूब के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। सी बी बराबर हमने कितना लगा दिया, ए टी क्यूब के बराबर। अब यहाँ हमें टेम्परेचर बढ़ाना है T1 से T2 तक, तो हम मान लेते हैं कुछ भी टेम्परेचर में इंक्रीज हमें करना है dt। अब किसी चीज़ का टेम्परेचर कैसे इंक्रीज किया जाता है, एक प्रकार से उतनी ऊष्मा ही तो दी जाती है। हमने स्टार्टिंग में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि किसी की भी टेम्परेचर में चेंज होने का मतलब क्या होता है, क्या उसमें टेम्परेचर जाने का मतलब क्या है, टेम्परेचर किसी का बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। हमने देखा था ताप में, ऊष्मा में क्या प्रभाव होता है, तो हमने ये देखा था ताप बढ़ने का मतलब किसी उसमें कुछ फिक्स अमाउंट की ऊष्मा दी जा रही है या उससे ऊष्मा दी जा रही है, तो उसका टेम्परेचर तो ऊष्मा की माप होता है कि कितनी ऊष्मा में कमी है या कितनी ऊष्मा में वृद्धि है, उसको नापोगे तो आप बोलोगे इतना इसका टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर हमने क्या बताया था, ऊष्मा की माप होता है। एक्चुअली हम चेंज तो किस में करते हैं, ऊष्मा में। तो यहाँ भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए चेंज किस में करेंगे, ऊष्मा में। तो हम ये लिखते हैं कि माना ठोस का ताप dt बढ़ाना है, कुछ भी हमने dt वैल्यू मान ली, इतना हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है, dt बढ़ाना है। अतः ठोस की ऊष्मा में क्या करनी पड़ेगी, हमें कुछ ना कुछ इसको ऊष्मा देंगे तो जाकर के इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और कितनी मात्रा हम देंगे, dq, ठीक है। तो ठोस की ऊष्मा में dq मात्रा देनी होगी, ठीक है। ठोस हमने ऊष्मा किस रूप में दे दी, dq के रूप में देनी होगी, ठीक है। dt टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ऊष्मा आपको कितनी देनी पड़ेगी, dq देनी पड़ेगी। मतलब यहाँ से dq बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, dq की वैल्यू, dq बराबर आप क्या देखते हो, देखो cv बराबर ऊष्मा हमने बोली है, cv बराबर क्या होती थी, dq अपॉन dt। तो यहाँ से dq बराबर ले लो किसके बराबर, m इंटू cv इंटू dt हो जाएगी हमारे पास। ये एम्प्लाइज dq बराबर m इंटू cv इंटू में dt, ये वैल्यू हो गई। इसका मतलब यहाँ से अगर हम कुल ऊर्जा की बात करें, कुल ऊर्जा में हमें कितना चेंज करना पड़ रहा है, तो एम्प्लाइज यहाँ से q बराबर कितना हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी m cv dt। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें, T1 से T2 तक। अब यहाँ पे पहले तो आप cv का मान रख दो समीकरण 1 से, तो वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, m बाहर लेना है, कांस्टेंट है, m क्या है, कोई भी जो भी हमारा पदार्थ है उसका द्रव्यमान। तो T1 से T2 टेम्परेचर, आपके पास cv की वैल्यू रख दो a इंटू टी क्यूब इंटू में dt। a भी कांस्टेंट है, a को भी बाहर ले लो यहाँ से, ये a हमने बाहर ले लिया, m बाहर ले लिया, टी क्यूब dt का कितना हो जाएगा, T4। मतलब हमारे पास यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी, q बराबर कितनी, हमें पूछा ही था कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो ऊष्मा q बराबर यहाँ से हो जाएगा ma अपॉन 4 इंटू में आ जाएगा t की पावर 4। कहाँ से, T1 से T2 के लिए, मतलब फाइनली q बराबर आपके पास आ जाएगा ma अपॉन 4 T2 की पावर 4 माइनस T1 की पावर 4। इतनी ऊष्मा को देनी होगी, ये है हमारा फाइनल आंसर, नोट कर लो। ठीक है, तो ये थी आपकी थर्ड यूनिट कंप्लीट, जल्दी होगी, मैंने कहा था छोटी, फोर्थ यूनिट भी छोटी सी है, आप लोगों का बस इसका स्टैटिकल का आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। मैंने पहले भी कहा था सिलेबस आप लोग सिलेबस पे ध्यान मत दो, सिलेबस टाइम पे हो जाएगा, जितना करवाया गया है उन चीज़ों को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो आप लोग आज फाइनली इस यूनिट को एक बार और देख लेना, जो भी हमने डेरिवेशंस की, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो उसको रफ में सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। इसके नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे